Hello students, this is the part 10 of chapter 3 electrochemistry. Okay, this is the last topic of this chapter. In this video we are going to study about the conductance of electrolytic solution. Okay, so इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसका कंडक्टेंस क्या होता है, बेसिकली हम वो पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अभी तक आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था मेटेलिक कंडक्शन कि जो मेटल्स हैं उसमें किस तरीके से कंडक्शन होता है. कैसे होता है मेटल्स में कंडक्शन? इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो मेटेलिक कंडक्टेंस इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, बट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें कैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस पैदा जनरेट होते हैं? इट इज़ ड्यू टू दी मोशन ऑफ आयंस, है ना. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयंस होते हैं लाइक NaCl, इट इज़ अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. इसमें कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा? ड्यू टू द आयंस प्रेजेंटेड. क्या क्या आयन होता है इसमें? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. ओके, सो दो टाइप के कंडक्टेंस होते हैं, एक मेटालिक कंडक्टेंस होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है. मेटालिक कंडक्शन यू विल स्टडी अबाउट दिस मेटालिक कंडक्शन इन फिजिक्स. केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में. ठीक है, सो बिफोर मूविंग टू द टॉपिक फर्स्ट विल अंडरस्टैंड सम न्यू टर्म्स. ओके, तो फर्स्ट इज रेजिस्टेंस. दिस इज नॉट अ न्यू टर्म फॉर यू. रेजिस्टेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अपोजिशन फोर्स होता है. So it is a measure of opposition to current flow in electric circuit. ठीक है, so R क्या होता है? R is directly proportional to L by A. ये हम पहले ही क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द मेटल एंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ मेटल. सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A बोल सकते हैं. और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम. ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. नाउ विल यूज दिस इक्वल साइन इंस्टेड ऑफ दिस एंड विल पुट सम काइंड ऑफ कांस्टेंट हियर. तो यहाँ हम एक कांस्टेंट लेते हैं रो, और इस रो को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल. ठीक है, दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल. So what is resistivity? It is a measure of resisting power of material to flow of an electric current. हर एक मटेरियल अलग अलग क्या करता है? रेजिस्टेंस करता है, अलग अलग रेजिस्टिंग पावर होती है हर एक मटेरियल की. ठीक है, जैसे मेटल की रेजिस्टिंग पावर कम होगी क्योंकि वो इजीली फ्लो होने देता है इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से, करंट को अपने में से. जबकि नॉन मेटल्स हैं, दे आर बैड कंडक्टर्स, तो उनकी जो अपोजिंग पावर है वो ज़्यादा होगी, रेजिस्टिंग पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो रेजिस्टिविटी अलग अलग मेटल के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है. ठीक है, सो दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर रो. ठीक है, अब रो की यूनिट क्या होती है? देखते हैं यहाँ से रो की यूनिट क्या होती है. यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या है? रो L बाई A. तो रो के लिए हमको फॉर्मूला निकालना है, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इंटू R बाई L. ठीक है, A की यूनिट क्या है? सपोज मीटर स्क्वायर है, R जो होता है ओ में, और लेंथ क्या है? मीटर. तो इसको यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर. ओके, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रो. ठीक है, तो हमने अभी पढ़ लिया रेजिस्टिविटी जिसकी यूनिट है ओम मीटर. सो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दी लोअर क्लासेस. अभी आपके लिए कौन सा टर्म है? कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. जैसे रेजिस्टेंस था, अपोज करता था करंट फ्लो को. ये क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ ईज विथ विच करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर. कितने ईजिली जो है इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो हो सकता है, उसका मेजर क्या होता है? कंडक्टेंस. एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल G. इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ R. ओके, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. R का क्या है? ये रेसिप्रोकल है. ठीक है, सो G इज कंडक्टेंस. याद रखेंगे G क्या है? कंडक्टेंस है. इट इज़ अ मेजर ऑफ ईज, कितने ईजिली करंट फ्लो हो सकता है किसी भी सर्किट से, दैट शोज द कंडक्टेंस. ओके, एंड इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. अब इसकी यूनिट क्या हो गई? R का इन्वर्स. तो ओम इन्वर्स लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं ओम
इनवर्स, ठीक है। इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स। यूनिट इज ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम और क्या लिख सकते हैं, मो लिख सकते हैं, MHO है ना, इनवर्स को हम क्या लिख दिए, मो। और इसकी दूसरी यूनिट होती है साइमन, जिसको कैपिटल H से शो करते हैं, ठीक है। सो या तो ओम इनवर्स या मो या फिर साइमन लिख सकते हो इसकी आप यूनिट्स, ठीक है। सो G इज़ फॉर कंडक्टेंस विच इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड द यूनिट इज़ ओम इनवर्स, मो या फिर साइमन, जिसको कैपिटल S से शो करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज अ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। इसको इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर, ओके। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर जिसको हम बोलते हैं कप्पा। इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा देख लीजिए, इस तरीके से लिखना है इसको, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कर देना, कैपिटल K ही है ये, कप्पा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, कप्पा। सो दिस शोज दी रेजिस्टिविटी, कटप्पा मत समझ लेना, दिस इज कप्पा, ओके, कप्पा, K, दिस इज अ ग्रीक लेटर K. So conductivity is a reciprocal of resistivity and it is represented by kappa, letter K, okay. So this kappa is reciprocal of rho. So K is equals to 1 upon rho. अब इसकी यूनिट क्या होती है देख लेते हैं। इसकी यूनिट होती है साइमन मीटर इनवर्स, या फिर इसको लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सो दिस इज द कप्पा विच शोज द कंडक्टिविटी, कि कितना इजीली उसका करंट का फ्लो हो सकता है, दैट इज कंडक्टिविटी। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा K से, विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट इज साइमन मीटर इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाऊँगी, ओके। ओके, तो अभी तक हमने डिस्कस किया कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस को किससे शो करते हैं, कैपिटल G से, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R। कंडक्टिविटी इसको हम K कप्पा से डिनोट करते हैं, विच इज़ 1 अपॉन रो, ओके। एंड R रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाई A। अब यहाँ L और A क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में देखते हैं। सपोज दिस इज अ कंटेनर जिसमें 2 एनोड रखे हुए हैं और एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। सो L क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड इज L एंड A इज द एरिया ऑफ दैट इलेक्ट्रोड, ओके। सो L है डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड एंड A इज द एरिया, ठीक। तो यहाँ से R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, इतना तो हमको पता ही है पहले से। अब आप देखो K इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन रो। तो हम क्या कर सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कप्पा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से K कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, सो रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कप्पा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर रो इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं 1 अपॉन कप्पा इंटू L बाई A, ठीक है। ये जो L बाई A है, इट इज़ अ कांस्टेंट फॉर ए गिवन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सो दिस L बाई A is called cell constant, okay. This L by A is called cell constant and it is denoted by capital G star, okay. So this L by A is called cell constant and it is denoted by G star and the unit of this cell constant is, क्या होगी यूनिट, अब देखो L बाई A है, मतलब यहाँ सेंटीमीटर एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हो। इसको ऊपर ले जाओगे तो सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर इनवर्स। सो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज सेंटीमीटर इनवर्स। सो दिस L by A term is called cell constant and is denoted by this G star, okay. तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कप्पा इंटू G स्टार, ठीक है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी, कप्पा की वैल्यू निकालनी, कप्पा के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इस कप्पा को यहाँ और R को यहाँ लिख देती हूँ मैं। सो दिस
Now you know 1 by R is G, conductance. So G into G star. So this is the formula for the kappa is equals to conductance into cell constant. ठीक है, so kappa conductivity, what is the formula? G into G star, it is the formula for the kappa, that is conductivity. अब इसकी यूनिट क्या होती है? कप्पा की यूनिट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको हम लिख सकते हैं एस सी एम इनवर्स. दिस इज द यूनिट ऑफ कप्पा. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि हमने कैसे ये फॉर्मूला डिराइव किया? डेरिवेशन नहीं आएगा, फॉर्म फाइनली जो आपको केमिस्ट्री में आएगा वो आपको यूज़ करने के लिए ही आएगा. ठीक है, पर मैं बस ये बता रही हूँ कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है. ओके, सो दिस L by A इज कॉल्ड सेल कॉन्स्टेंट G स्टार. ये याद रखेंगे, यूनिट्स याद रखेंगे हमेशा कि G स्टार की यूनिट क्या है, कप्पा की यूनिट क्या है, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, साइमन. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार. अब यहाँ से हम लोग कप्पा का डेफिनेशन निकालेंगे. अब K इज इक्वल टू G इंटू जी आर, G स्टार, ये समझ में आया. अब देखो, ठीक, G स्टार की जगह आप क्या लिख सकते हो? L बाई A लिख सकते हो. ओके, यहाँ G स्टार की जगह L बाई A, G स्टार की जगह मैंने लिख दिया L बाई A. लेट, यहाँ पर मानते हैं लेट जो डिस्टेंस है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच वो है 1 सेंटीमीटर का, और एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनका है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, हमने मान लिया कि दोनों कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू हमको पता है लेंथ इंटू एरिया होता है, तो यहाँ से 1 इंटू 1 इज इक्वल टू हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब. मतलब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, एक रिलेशनशिप और याद रखेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 ml. ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 1 ml. सो कप्पा इज इक्वल टू G इंटू एल बाई ए. यहाँ से L और A की वैल्यू रखो तो G इज इक्वल टू क्या आ गया? K इज इक्वल टू G इंटू 1 या K इज इक्वल टू G. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, इफ़ वी हैव 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यहाँ से आया 1 ml, या उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब. सो इफ़ वी हैव 1 सेंटीमीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देन द कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन विल बी द कंडक्टिविटी और कप्पा. ठीक है, अगर यहाँ से समझ में आ रहा है L बाई A लिया, L 1 सेंटीमीटर, A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल कितना आ गया? G इंटू 1. सो के कप्पा इज इक्वल टू G. G क्या है? इसको मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, इसको फिर से लिख देती हूँ. ठीक है, सो जो कप्पा है इज इक्वल टू G. G क्या है? कंडक्टेंस. तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस. कब होता है कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस एक दूसरे के इक्वल? कब होता है? जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना लेते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब का. ठीक है, तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कप्पा को. आप एक बार इसको नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फिर नोट कर लो. ठीक है, सो हम डिफाइन करेंगे कप्पा को. क्या होता है कप्पा? मीन्स कंडक्टिविटी. ओके, सो यहाँ से कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे. कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस. ठीक है, कंडक्टिविटी किसके इक्वल है? कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, सो व्हाट इज कंडक्टिविटी या कप्पा क्या होता है? अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसका जो कंडक्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू दी कंडक्टिविटी. तो ये बिल्कुल याद रखेंगे डेफिनेशन, क्योंकि आगे जब हम और न्यूमेरिकल बनाएंगे या इसके आगे और डिराइव करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, तो इसी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे. ठीक है, कि अगर हमारे पास 1 ml सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो उसका जो कंडक्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू दी कंडक्टिविटी. ठीक है, सो कप्पा इज इक्वल टू G व्हेन द सॉल्यूशन इज 1 ml. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन?
कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है वो ज़रूर याद रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे बाद में। सो नेक्स्ट टॉपिक, तो यहाँ से हमने क्या किया, कंडक्टिविटी डिफाइन कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी। सपोज आपकी क्लास में कोई 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है, किसी भी 2 का नाम ले लेते हैं, एकता और ऋषि, ठीक है। एकता ने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। कैसे बनाया, उसने 3 स्पून NaCl लिया, ठीक है, और NaCl 3 स्पून NaCl लिया और 1 ml का क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। 1 ml पानी में 3 स्पून NaCl डाला और उसका सॉल्यूशन बना लिया। ऋषि ने क्या किया, उसने 10 स्पून NaCl ले लिए और उससे भी 1 ml सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब देखो, इसने 3 स्पून NaCl लिया, इसने 10 स्पून NaCl लिया, बट सॉल्यूशन दोनों ने क्या बनाया, 1 ml का सॉल्यूशन बनाया। तो क्या दोनों केस में NaCl की कंडक्टिविटी सेम आएगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि कंडक्टिविटी किस में डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक करंट उतने अच्छे से फ्लो हो पाएगा, है ना। अब देखो, इसमें NaCl ज़्यादा मिला हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है, तो इस केस में NaCl की कंडक्टिविटी कुछ और ही आ जाएगी, इस केस में NaCl की कंडक्टिविटी कुछ और ही आ जाएगी। इसका क्या मतलब है कि कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पे। अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कुछ और आ जाएगी, कम है तो कंडक्टिविटी कुछ और आ जाएगी, है ना। तो इसको स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, है ना। एकता बोलेगी नहीं नहीं NaCl का कंसंट्रेशन तो इतना होता है, ऋषि बोलेगा नहीं नहीं इतना नहीं होता, इतना होता है, तो फिर चेंजेस हो गया ना। NaCl का कंडक्टिविटी सेम आनी चाहिए पर दोनों केस में अलग अलग आ गई, तो उसको क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक नया टर्म निकाला गया जिसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। एक नया टर्म्स फाइंड किया गया, मोलर कंडक्टिविटी। इसमें बोला गया कि अब हम कंडक्टिविटी कितने में निकालेंगे, 1 मोल सॉल्यूशन में, ठीक है। हम 1 मोल सॉल्यूशन लेंगे, इतने सॉल्यूशन लेंगे कि उसमें आयन कितने होना चाहिए, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, इतने मोल्स होने चाहिए। अब आप 1 ml सॉल्यूशन में इतने मोल लो, चाहे 10 ml में लो, नंबर ऑफ मोल्स इतने ही, 1 मोल ही होने चाहिए, उसमें इतने ही आयन होने चाहिए, ठीक है। हमने नंबर ऑफ मोल्स मतलब हमने कंसंट्रेशन क्या कर दिया, फिक्स कर दिया NaCl का कि इतना ही कंसंट्रेटेड आपका सॉल्यूशन होना चाहिए, 1 मोल ही लेना है आपको, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स हमने फिक्स कर दिया। तो अब NaCl का आप कुछ भी लो, उसका मतलब कोई भी निकाले आप, चाहे ऋषि निकाले चाहे एकता निकाले, मोलर कंडक्टिविटी एक ही आनी है दोनों की, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के क्या है, सेम है। नंबर ऑफ मोल्स सेम है, आयन सेम है, तो कंडक्टिविटी भी दोनों ही केस में क्या आएगी, एक ही आएगी, ठीक है। सो मोलर कंडक्टिविटी को हम देखो डिफाइन करते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द conducting power of all the ions that are formed by dissolving a 1 mole of इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं और उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, कंडक्टिविटी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। सो मोलर कंडक्टिविटी में हमने कंसंट्रेशन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिए, तो अब हर केस में कंडक्टिविटी क्या आनी है, सेम आनी है, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा m से,
ठीक है, आपने लैम्डा साइन ये पढ़ा है बट ये स्मॉल लैम्डा है, दिस इज दी कैपिटल लैम्डा। ठीक है, सो इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। अब ये लैम्डा एम किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टिविटी पे और वॉल्यूम पे। ठीक है, कि कितना वॉल्यूम हमने सॉल्यूशन लिया है। सो दिस लैम्डा एम दैट इज मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन कप्पा दैट इज कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ऐसा कौन सा टर्म है जो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स जो है उसको रिलेट करता है? तो वो कौन सा टर्म है? मोलैरिटी पढ़ा है आपने। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम को जो टर्म रिलेट करता है दैट इज मोलैरिटी। सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू N बाई V। ये क्लियर है, सबको पता है। पर हम यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी ले रहे हैं वो सेंटीमीटर में ले रहे हैं। ठीक है, ये के भी कप्पा है, उसकी भी यूनिट साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स है, तो हर चीज़ सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो ये लीटर है, इसको भी हम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। तो जब हम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं सो N इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा V इन सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम क्या करेंगे 1000 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। सो N इंटू 1000 V सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया है ना। तो हमने लीटर को किस में चेंज किया? सेंटीमीटर क्यूब में। अब नंबर ऑफ मोल्स, हम यहाँ कितना नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं? 1 मोल ले रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा 1000 इंटू V सेंटीमीटर क्यूब। हमको V की वैल्यू निकालनी है, तो V कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइड बाई M। क्लियर है यहाँ से? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू N अपॉन V होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर को हमने किस में चेंज किया? सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए उसको 1000 से यहाँ पर क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हमने V की वैल्यू निकाल दी 1000 बाई M, है ना। V ये M है, M को यहाँ और V को यहाँ कर दिया तो हमारी V की वैल्यू निकल गई। वैल्यू पुट करो यहाँ पर। सो ये लैम्डा M इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू 1000 बाई M। सो ये फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? कंडक्टिविटी और उसके सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे। ठीक है, सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई M, मोलर कंडक्टिविटी। ओके, सो दिस इज द टर्म मोलर कंडक्टिविटी विच इज़ न्यू फॉर यू। समझ में आया क्यों मोलर कंडक्टिविटी निकाली गई? क्योंकि वो जो कंडक्टिविटी हम पहले निकाल रहे थे उसमें अलग अलग कंसंट्रेशन के लिए अलग अलग वैल्यू आ रही थी, तो हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं, अब हमको कितने मोल के लिए निकालना है? 1 मोल के लिए। उसी को हम क्या बोले? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं। किसी ने बोला कि नहीं मोलर कंडक्टिविटी ठीक नहीं है, इसके लिए अब दूसरा टर्म से उन्होंने बोला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो जैसे यहाँ हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी में क्या ले रहे थे? नंबर ऑफ मोल्स 1 ले रहे थे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम लेंगे ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, आप मेरा चैप्टर 2 का वीडियो देखना जिसमें मैंने नॉर्मेलिटी पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, तो जो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ाऊंगी आपको। ओके, सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? जैसे हम मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन ले रहे थे, इसमें हम क्या लेंगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, है ना। 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट गिवन सब्सटेंस लेंगे और उसका क्या निकालेंगे? कंडक्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द नेट कंडक्टेंस ऑफ एवरी आयन दैट is formed from 1 gram equivalent of a given substance, है ना। 1 मोल की जगह हमने क्या लिया? 1 gram of equivalent substance. So here this conductivity is also depend on the conductivity and the volume. पर यहाँ पर क्या है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमको लेना है। तो ऐसा कौन सा टर्म है जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट और वॉल्यूम को रिलेट करता है? तो दैट इज अ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय क्या होता था? वॉल्यूम इन लीटर। इसको लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 1000। ठीक है,
और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमको कितना लेना है, 1 लेना है। तो इसको नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, 1 इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ से वी सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू रखोगे तो वो कितना हो जाएगा, और उस हिसाब से जो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो आ जाएगी कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। सो दिस इज दी फॉर्मूला फॉर दी लैम्डा ई दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसमें हम क्या लेते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। हम वहाँ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस ले रहे थे, यहाँ हम क्या ले रहे हैं 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट सब्सटेंस ले रहे हैं। और उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, जो कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे और इसका डेफिनेशन कि लैम्डा ई इज इक्वल टू क्या होता है के इंटू 1000, के नहीं है ये सॉरी कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी, ठीक है। सो दिस इज अ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हमने अभी बहुत सारे टर्म पढ़े, कंडक्टेंस, फिर नॉर्मल कंडक्टिविटी, देन मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सबका फॉर्मूला, यूनिट सबको याद रखना है और डेफिनेशंस भी, ओके। सो यहाँ तक हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। अभी जो कंडक्टिविटी है या मोलर कंडक्टिविटी है किस तरीके से वेरी करती है विथ कंसंट्रेशन, है ना। किसी भी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे या फिर कम करोगे, सो व्हाट effect will occur on the conductivity and molar conductivity that we are going to study in the next topic, ठीक है। सो कोई भी कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टेंस डिपेंड करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने आयंस हैं और उसमें आयनिक मोबिलिटी कितनी है, समझ रहे। जैसे ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा है आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आयंस तो प्रेजेंट ही होना चाहिए, प्लस आयन और नेगेटिव आयन, पर उनको इजीली मूवमेंट के लिए जगह भी होनी चाहिए, ठीक है। जितना मोबिलिटी के लिए इनके पास जगह रहेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। सो कोई भी कंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस, मतलब आयंस कितने हैं, कम है कि ज़्यादा है, और उनकी मोबिलिटी करने के लिए फ्री जगह है कि नहीं, वो इजीली मूवमेंट कर सकते हैं कि नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस पे। तो ठीक है, अगर हम कोई सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, एक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इसको हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने से क्या हो गया, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। सो अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सपोज हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें आयंस जो प्रेजेंट है वो है 500 आयंस। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन प्रेजेंट हैं, 5 आयंस। तो ये उसकी क्या हो गई, कंडक्टिविटी हो गई, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5 आयंस प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, इसको डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट कर दिया तो समझ लो उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डाल दिया, वाटर डाल दिया, पर नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे नहीं क्योंकि सॉल्यूट जो है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो उतने ही है। सपोज हमने जितने NaCl लिए थे, अभी भी NaCl की क्वांटिटी उतनी ही है, बट हमने क्या बढ़ा दिया है, वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दी। तो आयंस तो वही रहेंगे, सेम टू सेम 500 आयंस। तो अब यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस हो गए, आप देखोगे 5/2 दैट इज 2.5 आयंस हो गया। सो देखो, अब जब डाइल्यूट करते हो तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। समझ में आया। पहले हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब था सॉल्यूशन का, 100 सेंटीमीटर क्यूब था। कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब में सॉल्यूशन बनाया, उसमें कितने आयन प्रेजेंट थे, सपोज 500 आयन। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन प्रेजेंट होंगे, 5 आयंस, ठीक है। अब इसमें इसको हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट कर दिया मतलब वाटर और ऐड कर दिया उसमें। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब का हो गया, पर नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट को तो इंक्रीज किया नहीं है। तो देखो पर सेंटीमीटर क्यूब जो है आयंस जो है वो डिक्रीज हो गए, ठीक है। सो जब हम डाइल्यूट करते हैं तो पर सेंटीमीटर क्यूब आयंस डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है कप्पा वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, क्यों डिक्रीज हुई कप्पा, बिकॉज ऑफ द पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, इसलिए जो कप्पा कंडक्टिविटी है ये भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बट जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। क्यों, आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी होता है K × V। सो K तो कम हुआ है
पर साथ ही साथ क्या बढ़ गया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी बढ़ गया है। तो जिस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ा है उस हिसाब से के डिक्रीज नहीं हुआ, ये कम डिक्रीज हुआ और ये ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज हो जाती है। सो डाइल्यूशन से क्या होता है, ऑन डाइल्यूशन यू कैन राइट कि ऑन डाइल्यूशन the conductivity that is kappa decreases. Why it is decreases? Because the per centimeter cube number of ions also decreases. ठीक है, इसकी वजह से जो K है कप्पा वो होता है डिक्रीज, पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। ठीक है, जब आप डाइल्यूट करते हो किसी भी सॉल्यूशन को, सो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। उसका रीज़न क्या है कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो साथ में ये बढ़ रहा है और ये ज़्यादा बढ़ता है कंपैरेटिवली इसके, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो ऑन डाइल्यूशन दिस के डिक्रीजेज बट द लैम्डा एम दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अगर हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होता है, अगर हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऑन डाइल्यूशन जो है कंडक्टिविटी मतलब कप्पा तो डिक्रीज होती है पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, उस केस में भी सेम यही होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। एक चीज़ और याद रखना कि जब डाइल्यूट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को, सो उसका डिसोसिएशन जो है फैक्टर वो इंक्रीज होता है। अल्फ़ा क्या होता है, डिसोसिएशन फैक्टर अल्फ़ा हमने पढ़ा था। सो जब भी हम डाइल्यूट करते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को तो अल्फ़ा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, सो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कुछ भी हो, कंडक्टिविटी जो है कप्पा दोनों केस में डिक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन, जबकि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और डाइल्यूशन से डिसोसिएशन फैक्टर जो है अल्फ़ा दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, सो किस तरीके से कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है समझ में आ रहा है। ऑन डाइल्यूशन कैसे इंक्रीज हो रहा है, कप डिक्रीज कैसे हो रहा है कप्पा, और मोलर कंडक्टिविटी ऐसे इंक्रीज हो रही है। ठीक, जनरली इससे क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं कोहरौश लॉ उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी आपको इतना याद रखना है कि डाइल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन चेंज करने से कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे कैसे फ़र्क पड़ता है और क्या रीज़न है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज़ हो रही है और मोलर कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज़ हो रही है, उसका रीज़न आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कोहरौश लॉ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।